हमने जो आज तक जो भी काम किया है एब्सोल्युटली कन्वेंशनल वे काम किया है, ऐसे कान को लगा के सामने देखे काम किया है। इस किस्म की एंटरप्रेन्योर्स की कोई गैदरिंग हो सकती है, इस किस्म की कोई व्यवस्था है, ट्रस्ट मी, मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखी। और इतना हार्मोनियस कॉर्डियल माहौल है, मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही, बहुत ज्यादा खुशी हो रही। मैंने नहीं कभी सोचा भी नहीं कि इस किस्म का होगा। मैंने आज के टॉक के लिए जो तैयारी की थी वो तो सब बेकार है, और बिना तैयारी की तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ। एनीवे, जो भी 2-5 मिनट आपसे, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ बताने की जगह सीखना जा रहा है। बिलीनस नेटवर्क की संस्थापिका फाउंडर आदरणीय दीपिका जी और उनके सभी साथीदार और इस सभागार में उपस्थित सभी मान्यवर सभी को सादर नमन वंदन जय महेश। हम लोग माहेश्वरी जय महेश बोलते हैं। आज के इस आयोजन पर विशेष अतिथि के रूप में मुझे निमंत्रित करने हेतु आपके कमेटी में जिन्होंने भी सुझाव रखा, मैडम आपने ही सुझाव रखा होगा, जिन्होंने उसे अनुमोदित किया, पारित किया, सभी को हृदय से धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ निमंत्रित किया, सम्मानित किया, विशेष विभूतियों के साथ में प्रत्यक्ष परिचित होने का अवसर दिया और मेरा मनोगत या मंतव्य आपके सामने रखने का अवसर दिया। आयोजकों का हृदय के असीम धरातल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सामने जो विषय पे बात करने जा रहा हूं, उस विषय की कोई भी औपचारिक शिक्षा मैंने प्राप्त की नहीं है। मैं कोई अर्थशास्त्री भी नहीं हूं, या यह मेरा दावा भी नहीं है कि मैं एक यशस्वी या समृद्ध उद्योजक हूं। ना मैं इस प्रतिभा या प्रतिमा का धनी हूं कि मैं आप इस प्रबुद्ध सभागार को संबोधित कर सकूं। सामान्य ज्ञान, जिज्ञासा और तर्क संगत वैचारिक क्षमता से 25 साल में मैंने उद्योग व्यापार करते समय जो अनुभव लिया, जो अनुभूति ली, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मुझे समझ में नहीं, सच में आ रहा है कि किस किस्म से अपनी बात आपके सामने रखूं। फिर भी मैं मेरी बात 3 चरणों में रखूंगा। सर्वप्रथम मैं अपनी जीवनी आपके सामने रखता हूं, जिससे हम अच्छी तरह से परिचित हो जाए। दूसरे चरण में मैं बताना चाहता हूँ इंडियन इकोनॉमी ब्रीफली, और तीसरा था बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ टिप्स देने की इच्छा थी, कुछ मनीषा थी, लेकिन यहाँ तो कुछ बताने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। मुझे आयोजकों ने 15 से 20 मिनट का समय दिया, तय सीमा में मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। आयोजक इस बात के लिए आश्वस्त रहे। हमारे परदादा जोधपुर राजस्थान की अपनी जन्मभूमि त्याग कर महाराष्ट्र के जलगांव जिले के छोटे से देहात शिरदोली में आके बसे। मेरी जन्मस्थली माता गोदावरी के किनारे सायकड़ा छोटा सा देहात नासिक जिला, यहाँ पर मेरा जन्म हुआ। मेरी प्राथमिक शिक्षा मैंने वही छोटे गांव में प्राप्त की। माध्यमिक शिक्षा के लिए पैतृक गांव जलगांव गया। दोनों जगह पर मेरी शिक्षा मराठी मुलांची शाळा जिला परिषद स्कूल, उसमें भी माध्यम मराठी था। मुझे ये बताते समय बिल्कुल संकोच नहीं कि शुरू से ही हम धनवान थे नहीं, हालांकि अभी भी नहीं है, लेकिन बड़े बड़े सीमेंट कंक्रीट के घर रहने के लिए थे नहीं, लेकिन कभी हम झुग्गी बस्ती में भी नहीं रहे। छोटा सा देहाती जीवन, छोटा सा घर, 20 बाय 10 की खोली, वो खोली हमारा घर। 5 बहन भाई मम्मी पापा के साथ में वहां रहा करते थे। घर में फर्श नहीं, ट्यूब नहीं, फैन नहीं, फोन नहीं, कोई मनोरंजन का साधन नहीं, शोर शुद्धि की कोई व्यवस्था नहीं। मम्मी मिट्टी के चूल्हे पर रसोई करना, घर को गोबर से लीपना, घर में प्रकाश के लिए 40 वैट का छोटा पीला रंग देने वाला, प्रकाश रोशनी देने वाला एक बल्ब हुआ करता था। मुझे आज भी याद है कि पापा ने जब जलगांव हमारा शहर है, वहां से सफेद रंग देने वाली एक ट्यूब लाई थी।
हम 5 बहन उस दिन रात में अचंभित थे उस प्रकाश देखे और रात भर बड़ी लेट रात तक उसको देख के बहुत खुशी मना रहे थे। मुझे आज वो दिन भी याद है जिस दिन हमारे घर में शाहबाद फर्श लग रही थी। शाहबाद फर्श लगने का खुशी इस बात की थी कि अभी मम्मी को गोवंश गोबर से लिपना बंद हो जाएगा और भाई बहनों के झगड़ों में अगर दूध नीचे गिर जाए, पहले मिट्टी की वजह से बेकार जाता था, अभी वो बेकार नहीं जाएगा, उसे उठा कर छान कर पी सकते थे। इतनी छोटी छोटी सी हमारी खुशियां होती थी। सामान्य निम्न स्तर की जो देहाती जीवन शैली है उसमें हमारा बचपन बीता। स्कूल 3-4 किलोमीटर दूर पैदल जाना पैदल आना, स्कूल भी मिट्टी की खिड़कियों को कपाट नहीं, वहां भी फर्श नहीं, ट्यूब नहीं, फैन नहीं, पीने के लिए साफ सुथरा पानी नहीं, शौच शुद्धि की कोई व्यवस्था नहीं, इस किस्म का स्कूल। पढ़ाई का स्तर भी बहुत निचला था। हम 10th में 150 बच्चे एग्जाम्स के लिए अपीयर हुए, उसमें से खाली 15 बच्चे पास हुए। कई स्कूल के प्रोग्राम्स में जाता हूँ, वो कब से कहते हैं कि पिछले 10 साल से हमारे स्कूल में 100% रिजल्ट आ रही है, तो हमारे स्कूल में 10% रिजल्ट लगा था। ये बात 1985 की है। उस वर्ष मैं स्कूल में प्रथम क्रमांक से पास हुआ। उस जमाने में जो ऊंचे नंबर से पास होते थे तो एक तो डॉक्टर या इंजीनियर बनते थे। मैंने डॉक्टर बनने का सपना देखा, वहां से निकला, नासिक आया, नासिक में अगली पढ़ाई की, 93 में डॉक्टर बना, 94 में पालघर गया। पालघर यह गांव ऐसा है जहां पर हमारे समाज का कोई घर नहीं, परिचित कोई आदमी नहीं, लेकिन घर वालों की इच्छा थी कि मैं अपने गांव में ही, माहेश्वरी मारवाड़ी लोग थोड़ा कंजर्वेटिव होते, कोई ज्यादा फैलते नहीं इधर उधर, तो उनकी इच्छा थी कि मैं गांव में ही प्रैक्टिस करूं, लेकिन मुझे गांव में रहना पसंद नहीं था। मैंने वहां से पालघर गया। घर वालों का विरोध था, इसलिए घर से 1 रुपया भी लेके नहीं गया। पालघर जाके सर्वे करना, क्लिनिक डालना, उसके पहले मैंने आरएमओ की जॉब ली। आरएमओ मतलब रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर। एक अस्पताल में गया, उनको बताया कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे नौकरी दे दो जिससे मेरी लॉजिंग बोर्डिंग की व्यवस्था हो जाए तो सर्वे करने के लिए आसानी हो जाएगी। होटल में रुककर सर्वे करना इम्पॉसिबल, जेब में तो पैसा नहीं। तो हमने वहां पर आरएमओ की जॉब की और 3-4 महीने की कड़ी मेहनत से मुझे एक क्लिनिक की 200 स्क्वायर फीट की जगह मिल गई किराए से, और वहां से मेरा क्लिनिक शुरू हुआ 94 में। ईश्वर की बड़ी कृपा रही, लोगों का प्रतिसाद रहा, रुग्णों का प्रतिसाद रहा। पहले साल भर में मैं 100 रुग्णों से ज्यादा रुग्णों को देखने लगा। आमदनी बढ़ती गई, खुशियां आती गई, आत्मविश्वास बढ़ते गया। 1 साल में ही 11 महीनों का जो किराए का करार होता है, उसी दिन मैंने उस क्लिनिक को खरीदी किया। तो पहले वर्ष में मैंने क्लिनिक शुरू किया। हम रहने की व्यवस्था बाद में करते हैं। उद्योग व्यापार की उद्योग व्यापार की जगह हम लोग पहले सिक्योर करना चाहते हैं, तो मैंने वो क्लिनिक की जगह खरीदी की। और उस जमाने में पहले से धनवान बनने की लालसा तो थी, तो उस जमाने में मारुति फ्रंटी कार, आप अगर जानते हो 94-95 में उसको पजेस करना एक धनवान होने की निशानी थी। तो मैंने सबसे पहले वो कार खरीदी की, भाई बहनों की शादी की, स्वयं की शादी की, और क्लिनिक की सफलता के बाद में आई थिंक दिस इज ओके। और क्लिनिक की सफलता के बाद में, आमदनी बढ़ने के बाद में एक जो विश्वास आता है, तो मैंने सोचा कि अभी इसे कुछ विस्तार करें, पालघर को अपनी कर्मभूमि बनाए। गांव से मैंने बड़े भाई साहब को अपने पालघर बुलाया, और डॉक्टर्स के लिए सबसे आसान जो उद्योग होता है एक मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर्स मैंने शुरू करने की सोची, भाई साहब को बुलाया, गुरु कृपा मेडिकल स्टोर्स हमने शुरू की। गांव में पापा का बिजनेस चल रहा था, मेरा यहाँ क्लिनिक चल रहा था, अभी भाई साहब की मेडिकल चल रही थी। तो अभी हमारा गाड़ी को पैसा कमाने के 3-3 इंजन लग गए, हम बहुत खुश थे। 6 साल तक क्लिनिक मेडिकल स्टोर चलाया, सफलता मिली। सफलता के बाद में हमने सोचा कि इसे उद्योग विस्तार की कोई संभावनाएं नहीं है, क्योंकि मेडिकल्स में ओनली सेल्स होता है, मार्केटिंग कुछ हो नहीं सकते। आपके पास जितनी पर्ची आएगी उतनी मेडिसिन देना। हमारी जो भी प्रोग्रेस हुई है वो निरीक्षण पे हुई। हमने अपनी जो अपॉर्चुनिटीज है एक्सप्लोर की अपने आसपास ही। तो हमने क्या देखा, तो मेडिकल स्टोर्स पर जो दवाई बिकने आते हैं होलसेलर फार्मा, वो हमारे जैसे हजारों लोगों को दवाई बिकते हो गए। तो इसका उद्योग बढ़ा, इसकी आमदनी बढ़ी।
तो ये लालसा से हमने अपना मेडिकल स्टोर बंद किया, हमने होलसेल शुरू किया। होलसेल करने के बाद भी हमने देखा कि ये तो बहुत बढ़िया है, हमारी आमदनी से 10 गुना बढ़ गई, टॉप लाइन भी बढ़ गई। लेकिन एक तकलीफ महसूस होने लगी कि इसकी बॉटम लाइन 3 to 4% ही बचती है। बताते समय 10% बोलते हैं, लेकिन इसमें काफी डिस्काउंट देना पड़ता है, लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री कॉस्ट पकड़ के अल्टीमेटली यू गेट ओनली 3 to 4%। तो हमने सोचा कि ये उत्पाद कितना भी हम टॉप लाइन बनाए तो 3-4% का तो जमेगा नहीं। तो हमने जो अपने प्रोडक्ट से, जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट से, हमने सोचा कि ये अपने ब्रांड से क्यों नहीं बनाए, इसकी मार्केटिंग क्यों नहीं करें। ऐसा सोचा। सौभाग्यवश पालघर क्षेत्र एक MIDC इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत पुरानी इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां पर कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी कार्यरत है। शुरू से माता सरस्वती का आशीर्वाद रहा है, बातचीत सही तरीका से कर लेता हूं देहाती होने के बाद भी। तो वहां पर गया, पेशकश की, पहल की कि हमारे ब्रांड से कुछ मेडिसिन उनको बना के दे। उन्होंने बना के दी। हमने 10, 20, 30, 40 करके 50-60 प्रकार की मेडिसिन बनाई, टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, ऑइंटमेंट, इस किस्म का, और मार्केटिंग शुरू किया। पालघर क्षेत्र से विस्तार करके पूरे महाराष्ट्र में जितने जिले हैं उस जगह पर हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर रखे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखे। इस किस्म से हमारा कामकाज हमने विस्तारित किया। ये हमें बहुत रासा है, अच्छा पैसा कमाया हमने उसमें। इसकी वजह से हम बार-बार फैक्ट्री ओनर के पास जाने लगे, टैबलेट वालों के पास, कैप्सूल्स वालों के पास, लिक्विड्स वालों के पास, ऑइंटमेंट वालों के पास। फिर वापस वही लालसा जागृत हुई। तो उनके पास जा जाके हमारे मन में विचार आने लगा कि ये बंदा हमारे जैसे कितने लोगों को मेडिसिन बना के देता है, तो इसका उद्योग बढ़ा, इसकी आमदनी बढ़ी, तो क्यों ना हम अपना स्वयं का एक कारखाना शुरू करें। जब हिसाब किताब किया तो समझ में आने लगा कि हमने कुशलता तो प्राप्त की है मार्केटिंग की, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना, उसे चलाना, इसकी तो ना हमारे पास कोई औपचारिक शिक्षा है, न उसकी कोई अनुभव है। और सबसे बड़ी बात तो कि फैक्ट्री लगाने के लिए जो पूंजी लगती है उसकी क्षमता भी हमारे पास नहीं है। और एक डर सता रहा था कि अगर इसमें हम असफल हुए तो कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन फैक्ट्री तो लगाना था। हमने उस समय पे हमारे 5 मित्रों को इकट्ठा करके हमने सोचा हम सब मिलकर एक फैक्ट्री लगाते हैं। तो वो समय आया, 2007 में हमने फैक्ट्री लगाई। 2007 से 2013 तक इस फैक्ट्री लगाने के बाद में जो उथल पुथल, अप डाउन्स और बेचैनी, इतना रिग्रेट कि हम कहां फंस गए, इस किस्म की बहुत सारी बातें हुई। 2013 में हमारे 4 भागीदार ने एग्जिट लिया और वो फैक्ट्री का मैं सिंगल ओनर बना, इम्पल्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। आपको बताते समय हर्ष होता है कि अगर कोई गाड़ी में 5 कैप्टन हो जाते हैं शिपर में तो बहुत ज्यादा तकलीफ आती है। 2013 में मैं जब सिंगल ओनर बना तो 2013 से 2023 तक जो हमारी पिछले 10 साल में प्रगति हुई वो कभी भी नहीं हुई। हमने 6 प्रकार की फैक्ट्रीज लगाई, 5 इंडिया में, 1 आउट ऑफ इंडिया। हमें कई सारी अलग अलग प्रकार की फैक्ट्री, सबसे बड़ी तो कमला लाइफ साइंसेस लिमिटेड, जो कोविड के समय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन वाज द टॉप ऑफ फॉर्म। वी वर द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ रेमडेसिविर। पोस्ट कोविड जो म्यूकोरमाइकोसिस था, एम्फोटेरिसिन भी मिल नहीं रही थी, तो वी वर द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर फॉर एम्फोटेरिसिन लिपोसोमर। वी आर catering more than 28 multinationals, Indian multinationals, Cipla, Zydus, Cadila, to name. I don't think whether this platform is right or not, but multinationals के लिए हम लोग काम करते हैं। तो अभी इसमें भी हमने जिनको बना के देते थे दवाइयाँ मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को, तो हमने सोचा कि ये सब लोग दवाई बिकते कहाँ है, सिर्फ यही बताते थे कि हम हमारे कंट्री में बिकते हैं, हमारी नाम ही नहीं लेते थे, मालूम ही नहीं पड़ता था। तो एक बार कुछ समझ में आया, एक जन बंदे को पकड़ा कि चल मुझे लेके चल, तो उसने मुझे विदेश लेके गया। 46 की उम्र में हमारे पूरे खानदान में किसी ने भी परदेश में पैर नहीं रखा। मैं डॉक्टर दिगंबर झवर 46 की उम्र में पहली बार हमारे खानदान से परदेश गया। उसके बाद में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज हम 99% एक्सपोर्ट्स करते हैं। 36 कंट्रीज में हमारा इस्टेब्लिश बिजनेस है, कई सारी कंट्रीज में ऑफिसेस है, 6 फैक्ट्रीज बनाई और कई सारी मार्केटिंग कंपनियों में हिस्सेदारी ली। इस किस्म से हमारा बिजनेस देश में और विदेश में बढ़ते जा रहा है।
2007 से 2013 का जो समय था, उसमें जो उथल पुथल हुई, उसके बारे में सच में चर्चा करना, उसमें जो टर्बुलेंसेस आए उसको बताना, उसको हमसे कैसे, उनसे हमने कैसे शिकस्त की, उससे हम लोग कैसे सीखे और आगे बढ़े, इसकी चर्चा और उसका विवेचन बहुत रोमांचकारी और बहुत समझने जैसा शायद हो सकता था, लेकिन समय की सीमा को मैं ध्यान में रखता हूं और यहाँ पर मेरा प्रथम चरण समाप्त करता हूँ। द्वितीय चरण में 2-2 मिनट में बताऊंगा। दीपिका जी, मेरा ध्यान है समय के पास में, 5-10 मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा। इंडियन इकोनॉमी के बारे में जब पढ़ता था तो मुझे बहुत ही रोमांचकारी कुछ फिगर्स मिले, तो मैं आप सबसे, शायद आप सब जानकार हो, आपको सब ज्ञात है, फिर भी बताने की इच्छा है। As you know, what is India today? We are the ancient civilization in the world. We are the densely and largest populated country. We are the largest democracy of the world. We are 1.4 billion population. You can say this population is our strength basically, and we are the youngest country on the world, in the world. Like average Indian age is 29, and this has been said that next 50 years, 2070 will remain youngest. With respect to GDP, we are the fastest growing economy of the world. 2015 we were on number 10, and today we are the 5th biggest economy of the world. And don't get surprised if I say that by the end of next year we will be on the 4th. Wow. And we are surpassed the biggest giant economies of first world like UK, France, Russia. With respect to these numbers, GDP, we are close to $3.5 trillion. And let me tell you the fantastic facts of this journey. Out of this 3.5, we took pretty 67 years to make our first $1 trillion. Second $1 trillion we made only in 8 years, and third $1 trillion we made in only 5 years. 2/3 of our GDP is driven by domestic demand. That is so fantastic. With respect to FDI, foreign direct investments, since the day of independence 1947, we got investment closely $1 trillion. And the fact of this figure also I would like to share with you. We got 50% of FDI, foreign direct investment, in just less than 8 years. We got more than, this investment has come to our country. Out of 203 countries, 162 countries have invested in our country. We got investment in 62 different sectors. We got investment in diversified geographical area of our country, all 31 states. These all are world record. And see, most important what I found of this FDI, when the whole world in the COVID time, whole world stand still, in that period also we got the highest foreign direct investments of 88 million in 21-22. Since last 8 years, we are breaking our own records. Every year is better than previous year. And the crux of this investment is not only the foreign currency coming to our country, but FDI does means the global community is showing trust in you, in your integrity, in your capabilities, in your bright future. With respect to startups, Startup Mission, Honorable Prime Minister started in 2016 with just 452 official registrations. Today we have the highest number of startups, close to 100,000. And we feel very proud to say, we have got the highest unicorn companies coming out of these startups. One unicorn in every 15 days. See the numbers and see the pace and scale of our economy. Whoever wants to go abroad and explore their career, please don't go out. India is emerging, India is developing. You can say India is developed now. So explore your career here only. We all figures are mesmerizing. We all sitting out here
must feel proud to be an Indian. Last part of my talk for budding and little tips what I understand and what I learned from my 25 years of experience. Like I always wanted to say, dream high. You should have a strong desire to become rich, to build something big. This strong desire, this continuous desire get transformed in continuous thoughts. These thoughts gives you that habit or your nature, and then give you the attitude, and this attitude takes you to destiny. I personally believe strongly in the law of attraction. I personally believe strongly the power of subconscious mind, and I say that with respect to the aim and goal, Deepak Parekh ji, the executive chairman of HDFC, always gives this example of T20 cricket match. He says that keep the aim of hitting 720 runs out of 20 overs. What does that mean? 6 runs on every ball. And please remember, if you born poor is not your fault, but if you die poor, it is 100% your fault. And select any sector where you want to build your business, then take formal education to become qualified. Please don't rush behind collecting more degrees, more certificates that will just spoil. If you want to be an entrepreneur, if you want to be an academician, you please go do PhD 1, PhD 2, PhD 3. But if you want to be an entrepreneur, don't rush behind collecting more degrees and more certificates that just will waste your precious working span of your life. Once you get qualified, then enter the desired sector where you want to build your business to get experience. Continuous working on the same field can give you the expertise. Once you are qualified, once you experience, once you have the expertise in your hand, I personally feel that you have got the knowledge, wisdom, and self-confidence. And that is the time you quit from the job. This tenure from education to expertise should not be more than 10 years. Quit job, please make that place vacant for the new candidate to come. This way you can help the unemployment also. Self-employed entrepreneur is the best thing in the world. Yeah, and after this, once you want to start on your own, what I just said, start small trading, marketing in that particular segment, increase your product basket, increase your customer base. And when you find that you have got a sizable market in your hand, that time push yourself for manufacturing. And start manufacturing with micro scale. In what we say, like worst case scenario, you should not repent on it. Start micro scale, transform into the small, then medium, and then large scale. This is what I feel like. In manufacturing should be your last resort, because world history says economical development is 100% dependent on industrial development. Develop beautiful infrastructure, auditable infrastructure, and please bring innovation, bring technology to upgrade, and sustain your business. This is very, very important. And in this journey, you may find so many obstacles, and obstacles are bound to happen. Last sentence, Jack Ma says, Alibaba.com founder, in entrepreneur's life, first day is bad, second is worst, but the day after second is beautiful. But the irony of entrepreneurs is that most of them die second evening. They don't exist to see the next day, beautiful next day of tomorrow. That is the irony. So please don't give up. Failure is failure. If you give up, continue, trust on your capability, trust on your goal, trust on your roadmap, what you have designed. While designing this roadmap, please take the advice of your consultants or experts in that field. अंत में I must remember Lord Dattatreya, who has given me this capacity to express in front of you. आप सब अपने उद्योग जगत में सफलता प्राप्त करें, सफलता के हर शिखर आप हासिल करें,
और आयोजकों को विशेष रूप से इस किस्म का फैबुलस अरेंजमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे निमंत्रित करने के लिए पूरा एक बार धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपना नाम रोशन करें, अपना समाज का नाम रोशन करें, अपना परिवार का नाम रोशन करें, राष्ट्र का नाम रोशन करें। इस मंगल कामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सर। मुझे लगता है आपका ये